मेरे एक दोस्त ने सबसे पहले मुझे इनवाइट किया था एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्लान को समझने के लिए। और जब मैं वहाँ गया था तो मुझे 1 घंटे 2 घंटे में ही अंदर से एक आवाज़ आनी शुरू हो गई थी कि शायद यही वो चीज़ थी जिसकी तलाश मुझे थी। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरे पेरेंट्स ने उनकी एक इच्छा थी कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख करके और वो आईएएस अधिकारी बने। और इनफैक्ट हिंदुस्तान में हर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर यही सोच होती है, अपने बच्चों से यही उम्मीद होती है कि वो पढ़ लिख करके एक अच्छे अधिकारी बन जाए। सो मैंने भी मेरे फादर ने भी इसी सोच के साथ मुझे इलाहाबाद भेजा था और मैं उनकी उम्मीद को पूरा करना चाहता था। सो मैंने भी अपना ड्रीम वही बना लिया था और मैं उसी तरफ लगा हुआ था। लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहली बार देखा और समझा, तो मेरे अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो गई कि एक तरफ मतलब जो हमारा फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर है, वो मेरे अपने कंट्रोल में है, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जो मैं पाना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी सब कुछ श्योर नहीं है, वहाँ श्योरिटी नहीं है, वहाँ अनसर्टेनिटी है। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई थी कि मुझे इस इंडस्ट्री को चुनना है। और बहुत सारी स्टोरी है, तो यहाँ पर उतनी लंबी तो मैं नहीं जाऊँगा, पर हाँ, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। उस दिन मैं बड़ा एक्साइटेड था और मुझे लगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको कोई ना नहीं कहेगा। मैं जिसके पास भी लेके जाऊँगा इस अपॉर्चुनिटी को, हर कोई हाँ बोलेगा और मेरा स्वागत करेगा। तो सबसे पहले मैं बड़ा एक्साइटेड था, तो मैंने शाम को अपने घर पर फ़ोन लगाया और उस टाइम पर ये बात है 2001-2002 की। तो उस टाइम पर जो है लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर घर में हमारे पीएनटी हुआ आता था, वो जो फ़ोन जिसको डायल करते थे नंबर। सो शाम को जब हाफ रेट हो जाता था तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने फ़ोन किया और अपने फ़ादर को मैंने बोला कि मेरे पास एक बहुत गज़ब की अपॉर्च्युनिटी आई है और अब मैं चाहता हूँ कि आपकी परमिशन हो तो मैं उस बिज़नेस को शुरू करूँ। क्योंकि मेरे फ़ादर भी बिज़नेस में थे, है ना? उनका अलग-अलग बहुत सारा काम था। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन-सा बिज़नेस है, जिसको पढ़ाई के साथ में किया जा सकता है और बिना इन्वेस्टमेंट के किया जा सकता है? मैंने कहा ये नए ज़माने का नया बिज़नेस है। उन्होंने कहा ऐसे मार्केट में हज़ारों और लाखों घूमते हैं जो युवाओं को गुमराह करने का काम करते हैं, ऐसा कोई बिज़नेस नहीं होता है। और जैसा हर पेरेंट्स बोलता है अपने बच्चे को, मेरे फादर ने भी यही बात बोली कि ये जो सर के बाल कम हुए हैं, ये यूँ ही नहीं कम हुए हैं। ये जो सर के बाल सफ़ेद हुए हैं, ये यूँ ही नहीं सफ़ेद हुए हैं। है ना? ये जो एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी में जद्दोजहद है, उसकी वजह से ये बाल कम और सफ़ेद हुए हैं। तो मैं तुम्हें परमिट नहीं कर सकता। पर क्योंकि मैं बचपन से बड़ा ज़िद्दी था, मैंने या तो मैं कुछ चीज़ सोचता नहीं हूँ, या मैं ठानता नहीं हूँ, या अगर मैंने सोच लिया और ठान लिया तो मैं उसको ज़रूर अचीव करके रहता हूँ। सो मैंने उस टाइम अपने पेरेंट्स को बोला, पहले फादर को फिर मदर को भी कि मुझे तो करना है। अब कैसे करना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे करना है। और मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत लिमिटेड पैसे मिलते थे हॉस्टल खर्चे के लिए। तो मैं उन पैसों से थोड़ा-थोड़ा पैसे बचाया और मैंने बहुत सारे पैसे अपने दोस्तों के से उधार लिए और फिर करके वो पहली किट मैंने जीवन में खरीदी थी। और जब मैं उसको खरीदा उसमें कम से कम 2 ढाई 3 महीने लग गए और मेरे ऊपर बहुत सारा लोन हो गया, क्योंकि वो किट ही 4400-4200 रुपए की, मुझे जहाँ तक याद है वो किट थी। लेकिन उसके बाद असली जो चीज़ें थी, जो क्लाइमैक्स आया वो उसके बाद आया। क्योंकि मुझे लगता था इस बिज़नेस के लिए कोई ना नहीं करेगा। पर कमाल तो तब हो गया जब मैं जितने लोगों के पास भी गया, सबने ना ही बोला, किसी ने हाँ बोला ही नहीं। मेरे घर से मुझे मना किया गया, मेरे दोस्तों के द्वारा मुझे मना किया गया, मेरे रिलेटिव्स के द्वारा मुझे मना किया गया। लेकिन इतने सारे ना सुनने के बावजूद भी मुझे लगता था यार ये बिज़नेस बिल्कुल आखिर इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इनफैक्ट केवल मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जान पाया कि ये एक पावरफुल इंडस्ट्री है और दिल के किसी कोने में एक उम्मीद मैं जगा पाया कि मौका मिलेगा तो इस इंडस्ट्री के अंदर मैं बहुत कुछ बड़ा हासिल कर पाऊँगा। और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, लेकिन क्योंकि तब तक चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी थी, पेरेंट्स को मेरे ऊपर अब भरोसा रह नहीं गया था, उनको लगा कि मैं बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहा हूँ और शायद अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और इनफैक्ट ऐसा ही कुछ चल भी रहा था उस टाइम पर, क्योंकि मेरा पढ़ने में फिर मन लगता नहीं था, मुझे बस बिज़नेस की धुन सवार रहती थी, लेकिन मैं बिज़नेस कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते थे उस कंपनी के लिए।
मैं अगर प्रोडक्ट भी बाई करना चाहूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। अगर वहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं ज्वाइन करना भी चाहूँ तो मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं होते थे, है ना? तो ऐसे ही कुछ करते हुए मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन तब तक मैं ये ठान चुका था कि लाइफ के अंदर अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे बिज़नेस चुनना है। सो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब कोई बिज़नेस सेटअप डालना है, लेकिन क्योंकि हाथ में तो पैसे नहीं थे, फिर मैंने एक काम किया। मैंने एक बैंक से, आपने नाम सुना होगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मैंने वहाँ से 1 लाख रुपए उस टाइम पर लोन लिया था, है ना? जो मैं चुका नहीं पाया, मेरा बिज़नेस भी बंद हो गया था, तो मेरे घर में आरसी जारी हो गई थी। आरसी अगर आप समझते हैं कि अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं बैंक के, तो वो आपके घर पर वसूली के लिए अपने बंदे को भेजते हैं। तो ऐसे कुछ हालात थे और मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट रहा करता था उस टाइम पर और मुझे लगता था कि मैंने तो सब कुछ अपना खो दिया। अब ना मैं पढ़ाई में आगे जा पा रहा हूँ, ना मैं बिज़नेस कुछ कर पा रहा हूँ, मतलब सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग पूरा ब्लैंक था। लेकिन मेरे अंदर एक बात जो बचपन से थी, मुझे पता नहीं कि वो बात कैसे आई, मैंने बाद में उनकी थ्योरीज़ पढ़ी। मैं हमेशा सोचा करता था, जब भी इतने हालात बुरे कर लिए थे मैंने, पर फिर भी मेरे मन के अंदर किसी न किसी जगह पर एक अंदर से आवाज़ आती थी, नहीं हम एक ना एक दिन सफल होंगे। और ये दुनिया जो आज मुझे गलत कहती है, यही दुनिया मुझे हाथों में लेना शुरू करेगी। सो ये अंदर से मेरी एक आवाज़ चलती थी और मैं दिन-रात इतनी बुरी सिचुएशन के अंदर भी जब भी बैठता था, तो मैं सिर्फ़ अपने ड्रीम के बारे में सोचा करता था। एक दिन मेरी गाड़ी हो जाएगी, एक दिन मेरे पास घर आ जाएगा, मेरे अकाउंट में अच्छे पैसे होंगे, है ना? मैं अच्छी छुट्टियाँ बिता पाऊँगा, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगा, इन्हीं पेरेंट्स के लिए मैं जो करना चाहता हूँ, वो मैं कर पाऊँगा, फैमिली के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं कर पाऊँगा। और मैं घंटों बैठ के इनके बारे में सोचा करता था। पर हालात बहुत बुरे हो गए थे और तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया कि यूँ ही बैठने से तो काम चलने वाला नहीं है, तो तुम्हें जॉब करनी चाहिए। पर सवाल ये था कि मुझे जॉब मिलेगी कौन-सी? क्योंकि मैं तो सिंपल बीए ग्रेजुएट था, है ना? और मैंने पढ़ाई करी थी इकोनॉमिक्स की, मैंने पढ़ाई करी थी एजुकेशन से, मैंने पढ़ाई करी थी हिस्ट्री की। अब उनसे कौन-सी मुझे नौकरी मिलती? तो मुझे लगा अगर मैं कुछ टेक्निकल कोर्स कर लूँ, तो मे बी शायद बेहतर होगा। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स जॉइन किया था, उस टाइम पर ई-कॉमर्स। सो मैं वो कोर्स मैंने जॉइन किया। वो करीब 6 महीने 1 साल का कोर्स था और मैंने पिताजी को बोला कि पापा ये आखिरी बार मैं आपसे पैसे माँग रहा हूँ। ये एक बार ये मुझे पैसे दे दो। तो उन्होंने वो पैसे मुझे दिए और मेरे फ़ादर से एक चीज़ जो मैंने बचपन से सीखी थी, वो कमाल की थी और मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं आज जो कुछ भी मैं हूँ, वो उनकी ही देन है। क्योंकि मेरे फ़ादर से मैंने देखा था उनको हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी में, बचपन से लेके कि जब भी घर में कुछ भी बुरे हालात होते थे या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती थी जिसमें एक आम आदमी टूट जाता है, उस टाइम पर भी वो हौसला रखते थे और फैमिली को भी हौसला देने का काम करते थे। वो ये कहते थे कि ये जो टाइम है ना, ये थोड़े टाइम के लिए है। अगर हमने धैर्य रखा और हम फाइट करते रहे, तो एक दिन हम इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। और वो बात जो पिताजी की बचपन से मैं सुनते आ रहा था, वो भी बात मेरे मन में पड़ी हुई थी। कहीं न कहीं मेरे अंदर वो चल रही थी। मैंने कहा पापा ये चीज़ कहते रहते, तो मैं जब बुरी सिचुएशन में हूँ, तो ये भी थोड़े टाइम के लिए है और मैं इससे बाहर ज़रूर आऊँगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। जब मैंने वो कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया, तो मैंने देखा यार मुझे तो नौकरियाँ मिल रही हैं, लखनऊ और इलाहाबाद और बस्ती और गोरखपुर में तो नौकरी ही नहीं है। नौकरियाँ कहाँ है? दिल्ली में है, नौकरियाँ कहाँ है? वो मुंबई में है। और नौकरियाँ जो मिल भी रही हैं ना, वो मुझे कितने की मिल रही हैं? 3000 साढ़े 3000, 2000, 4000। मैंने कहा यार इसमें क्या होगा? इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं जो बैंक लोन मैंने ले रखा है, उसकी ईएमआई तक तो मैं दे नहीं पाऊँगा। मैं क्या खाऊँगा? क्या मैं बचा पाऊँगा? फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो जब मैं इन्हीं सब सिचुएशन से गुज़र रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम्हें फार्मास्यूटिकल जॉब में जाना चाहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं, फार्मा के अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें मेडिसिन्स के बारे में डॉक्टर्स को जाके बताना होता है ना? तो ये कितना टफ टास्क था मेरे लिए, क्यों? क्योंकि मुझे तो एबीसीडी नॉलेज नहीं थी। मैंने तो हाई स्कूल में आखिरी बार बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था। मैंने 10 प्लस जो किया था वो मैथमेटिक्स से किया था, ग्रेजुएशन जो किया था वो मैंने आपको बताया, मैं बीए आर्ट्स हूँ। तो आप सोचो ना कि फिर लेकिन उस सामने वाले जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम अच्छा सोचते हो और तुम्हारे अंदर जो सीखने की पावर है, वो एक आम व्यक्ति से ज़्यादा है। तो तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए और अगर तुम एक बार एंट्री पा गए, तो तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत बेहतर कर पाओगे। मुझे आज भी याद है कि फ़रवरी का महीना था 2003 में और मैंने पहली बार एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और मेरी ज़िंदगी का वो पहला इंटरव्यू था।
तो जब मैं गया एक कंपनी का वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था, है ना, वॉक इन इंटरव्यू था, और मैं भी अपना सीवी लेके जब अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ सैकड़ों लोग मेरे से पहले पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर में होटल बबीना आप में से सारे लोग जानते हैं। तो मैं जब वहाँ अंदर गया, मैंने देखा नज़ारे तो बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर तो सब टाई लगाए हुए हैं, इतना अच्छा सब है, सबके पास एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं, और मैं भी एक पेज लेके पीछे बैठ गया। से जब मैं बातचीत करने लगा, हमारा इंटरव्यू, और धीरे से मुस्कुराते हुए पूछे, तुम्हें पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा हाँ जी मुझे पता है, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। बोले तुम्हें मालूम है ये कौन सी नौकरी है? तो मैंने कहा हाँ ये तो मेडिकल स्टडी के लिए नौकरी है। बोले क्या करना होता है? मैंने कहा ये करना होता है, क्योंकि मैं सीख के गया था। बोले मेरी कंपनी के बारे में कुछ आइडिया है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आइडिया, यही है। उन्होंने बोला लेकिन ना तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, ना तुम्हारे पास। और एग्जैक्टली तभी वो बेस्ट कर पाता है, क्योंकि पता था के सवाल किए, और जब उन्होंने सवाल किए मैंने उसके जवाब दिए उनको। वो बड़े खुश हो गए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मिस्टर मिश्रा आप वेट करो। मैं वापस आया हॉल के अंदर, लोग फिर भी बैठे थे। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि भाई देखा, मैंने बोला था ना कि तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हें चले जाना चाहिए। मैंने कहा अभी उन्होंने मुझे जाने को नहीं बोला है, उन्होंने वेट करने को बोला है, और मैं तब जाऊंगा जब वो मुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। आज भी लोग मेरे से पूछते हैं सर क्लोजिंग का आखिरी डेट क्या है? मैं कहता हूँ वैसे तो 31 है या 30 है, जो भी महीने का आखिरी तारीख है वो है, लेकिन उसके बाद कानपुर ऑफिस है, उसके बाद फैजाबाद ऑफिस है, उसके बाद गाजियाबाद ऑफिस है। तो जब तक वहां से चल जाए तो वो है, और फिर अगर यहाँ पर भी बंद हो जाए तो उसके बाद हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस में भी अगर बाकी लोग मना कर दें और फिर कन्वर्सर धक्के मार के मना कर दे 4 गालियां देते हुए, तो समझ लो क्लोजिंग हो गई। अदरवाइज आखिरी क्लोजिंग तब तक चल रही है तुम्हारी जब तक कि कन्वर्सर परमिट करते हैं। अब वो 1 तारीख भी हो सकती है, 2 तारीख भी, और 3 तारीख भी हो सकती है। सो मैंने जिंदगी में हमेशा एक चीज ठाना है, मैं अपने प्रॉस्पेक्ट को पकड़ता हूँ, जब तक वो सब दरवाजे बंद करके गालियां बक के और बाहर नहीं भगा देता है तब तक मैं उससे उम्मीद रखता हूँ। और इसी रीजन यही कारण है कि मेरे नेटवर्क में आपको लोग मिलेंगे जिनको मैंने 6-6 साल, 5-5 साल, 8-8 साल फॉलो अप दिया है। तो इस प्रकार से मैं वहाँ बैठा रहा, और दोबारा फिर शाम को एक इंटरव्यू हुआ। कंपनी के कुछ मैनेजमेंट से लोग आए हुए थे, उनसे भी इंट्रोडक्शन हुआ और मेरे बारे में बताया, मुझसे कुछ सवाल किए। एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं इस टाइम क्या था। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप तब तक मुझे लगने लगा था शायद यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने समय, अपने एफर्ट्स और अपना इन्वेस्टमेंट फालतू का डाल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी मदर ने, क्योंकि वो फ़ोन कॉल लिया था, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे लिए ये कॉल है और इस तरीके से तुम्हें वहाँ बुलाया जा रहा है। आपको पता है फ़ेब और मार्च फर्स्ट वीक ठंडक होता है, सीज़न थोड़ा इस तरीके से होता है। मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे जाना नहीं है, और मैं गलत तरीके से वहाँ चला गया था और मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाने से कुछ होगा। तो मेरी मदर ने एक बड़ी बात बोली, बोला या तो पैर आगे बढ़ाओ मत, या अगर जिस मंजिल के लिए पहला कदम बढ़ाया है ना, वो कदम तब तक आपको आगे बढ़ाते रहना है जब तक कि तुम्हारी जो मंजिल है वो तुम वहां तक पहुंच ना जाओ। तो मुझे वो बात लग गई, और मैं उठा और मैं लखनऊ के लिए चला गया। वहां पर मेरा इंटरव्यू हुआ, फाइनल राउंड, और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब जब सिलेक्शन हुआ तो सभी लोगों को क्योंकि उस टाइम पर जो बेसिक सैलरी थी वो सबकी 3000 थी, और मेरी जो बेसिक सैलरी थी वो सिर्फ 2500 रुपए थी। मैंने उनसे पूछा कंपनी वालों से कि भाई ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा क्योंकि बाकी लोग एक्सपीरियंस्ड है, और
इसलिए उनको हम ये सैलरी ऑफर कर रहे हैं, आपको ये सैलरी। मैंने कहा एक्सपीरियंस तो ठीक है, पर टारगेट मेरा और उनका इक्वल होगा, मेहनत मुझे और उनको इक्वल करनी पड़ेगी। फिर आखिर ऐसा कैसे? तो होते-होते मेरे वो जो ज़ोनल हेड थे उन्होंने फिर एक कंपनी से जैसे भी बात करके उन्होंने अ मेरे लिए एक जितना भी हमारा ये पूरा, क्योंकि वहाँ पर जब हम जाते तो उन्होंने बोला आपके लिए जो है, जो सैलरी है वो तुम्हारी हो जाएगी। और इस तरीके से 15 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं सबसे एक बात बोलता हूँ, सभी से एक बात बोलता हूँ, उन 15 दिनों में मैंने जितनी पढ़ाई करी थी, जितनी लर्निंग करी थी, ना उसके पहले जीवन में कभी किया था, ना उसके बाद जीवन में कभी किया। क्योंकि वो पता नहीं कौन-सी चीज़ थी, पता नहीं करनी शुरू करी। और इस तरीके से मैं काम करता रहा। अगले 6 महीने के बाद मेरा एक दूसरा इंक्रीमेंट लगा, फिर 6 महीने के बाद तीसरा इंक्रीमेंट लगा, तब आ गया। और लगभग 3 मैंने पूरा अपना मैं नौकरी करता रहा। पहला 1 सवा साल मैं एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव काम करता रहा, लगभग 2 साल, पौने 2 साल मैं एज़ अ फर्स्ट लाइन मैनेजर काम करता रहा। और जब मैं फर्स्ट लाइन था, तभी मुझे पार्ट टाइम इस बिज़नेस को शुरू करने का अवसर मिला। और ये भी बड़ा, इसके पीछे भी एक इंसिडेंट है कि एक दिन मैं लखनऊ से जा रहा था बस्ती के लिए, अपनी इसी मेरी फार्मा की क्लोजिंग थी और मुझे आज भी याद है, मैं बस के अंदर बैठा हुआ था। तो बिल्कुल नए तो नहीं थे वो व्यक्ति जो मेरे से इंटरैक्ट कर रहे थे, लेकिन हाँ, मतलब ज़िंदगी में 1-2 बार उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत दूर-दराज के मेरे एक रिलेटिव थे वो। तो मेरी उनसे मुलाकात हो गई और उन्होंने एक सवाल कर दिया कि भाई कहाँ से लौट रहे हो? कैसा चल रहा है? ये-वो दुनियादारी, बहुत सारे सवाल। और फिर उन्होंने एक बात वही बोली, जो अक्सर हम और आप बोलते हैं जब भी किसी नए व्यक्ति को प्रॉस्पेक्ट करते हैं, कि टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा, हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ। बोला, कुछ पैसा आता है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं आता। बोले, आए तो कैसा लगेगा? मैंने कहा, तो मैं ढूँढ रहा हूँ, कंपनी का नाम बताओ। अब वो समझ गए, क्योंकि मैंने तो उसके 4 साल पहले जब मैं 2002 में था, तो मैंने आपको बताया कि मैंने एक दूसरी कंपनी के बारे में समझा था, जाना था, तो मुझे तो पता था ये किस लिए बोल रहे हैं, क्या है। तो जब उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया और मैंने इमीडिएटली फिर हाँ बोला। चलती हुई बस के अंदर मैंने सवा ₹700 निकाले थे, उनके हाथ पे डाल दिए थे। उन्होंने कहा, मान लो मैंने तुम्हें प्रोडक्ट नहीं दिया तो, मैंने तुम्हारा बिज़नेस नहीं जॉइन कराया तो? मैंने कहा, फिर क्या होगा? दिखा रहे हैं, जहाँ कार फंड भी बता रहे हैं, जहाँ हाउस फंड भी बता रहे हैं, जहाँ ट्रैवल फंड भी बता रहे हैं। यानी कि मेरा एक-एक सपना इस मार्केटिंग प्लान में दिखाई दे रहा है। और उन 3 सालों में करने के दौरान मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि नौकरी से सिर्फ़ मैं अच्छे कपड़े डाल सकता हूँ, थोड़ा बहुत मैं मेंटेनेंस कर सकता हूँ। मुझे जीवन में कभी जो मैंने पैसिव इनकम समझा है, वो नौकरी से मिलेगा नहीं। जो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम जो मैं समझ चुका था पुरानी कंपनी में, वो तो कभी हासिल होगा नहीं। कार में भी शायद कुछ सालों के बाद मैं सेकंड हैंड बाई कर लूँ, बस यही सब। घर में भी शायद 10, 15, 20 साल के बाद मैं उसको बना सकूँ। लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी थी इन सभी चीज़ों के लिए, और मुझे ये इस मार्केटिंग प्लान में दिख गया था, तो मैंने बाई चॉइस उस वेस्टीज को चुना था। क्योंकि मुझे घर भी चाहिए था, मुझे गाड़ी भी चाहिए थी, मुझे विदेश यात्रा भी चाहिए थी, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए थी, मुझे मान-सम्मान लोगों के द्वारा मिले, ऐसा भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, लोग मुझे एडमायर करें, तो ऐसी बहुत सारी ख्वाहिश थी। और जब ये अपॉर्च्युनिटी मुझे दिखी, तो मैंने टैली करना शुरू कर दिया। उसी 15 वो प्लान कर रहे थे और मेरे मन के अंदर चल रहा था। अच्छा, पुरानी कंपनी क्यों नहीं मैं कर पाया था? जब मैं संतुष्ट हूँ कि इस बिज़नेस में खोने को कुछ नहीं है, पाने को सारा जहाँ है, पर फिर भी मैं क्यों नहीं पा सका था वो सारा जहाँ? तो मुझे पता लगा था प्रोडक्ट प्राइसिंग, पहली चीज़। मैंने देखा यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जो प्राइस है, वो मेरे और मेरे जो लोग हैं, वो आसानी के साथ उनको बाई कर सकते हैं, उनको कंज़्यूम कर सकते हैं, उनको अलग से एक्स्ट्रा कुछ मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ मैंने देखा, इनका मार्केटिंग प्लान, क्युमुलेटिव मार्केटिंग प्लान था। तीसरी चीज़ उन्होंने मुझे बताया कि इनिशियली हमारी कंपनी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करती है। और मैंने पुरानी कंपनी में देखा था कि मैं भी क्यों नहीं सीख पाया था, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे पैसे नहीं होते थे एक्स्ट्रा। इसके अलावा इंडियन कंपनी थी, है ना?
तो मैंने कहा कि बस ये वो कंपनी थी, शायद ईश्वर ने मेरे लिए बनाई है और इनके थ्रू मेरे पास आ रही है। तो इस सिचुएशन में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और पहले दिन से विद प्लानिंग जितना समझ था, मैं ये नहीं कहता आज की समझ और 14 साल पुरानी समझ में बहुत फर्क है, तो मैं खुद भी बच्चा होता था, है ना, तो मुझे भी बहुत समझ नहीं थी। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी कि तब तक ही मैं बाकी लोगों से बेहतर था। अपनी एज के अकॉर्डिंग मैं ज्यादा पैसे कमाता था, क्योंकि जो मेरी एज थी 21, 22, 23 साल, तो मैं कमाता था 25-26 हजार रुपए हर महीने के। 2 मोटरसाइकिल ले चुका था, बड़ा अच्छा लगता था, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे थे। मेरे पास 5 बंदों का एक टीम था जिसको मैं लीड कर रहा था, तो मुझे एक फीलिंग भी आती थी यार। और मेरी टीम के अंदर मेरे से एज में बहुत सारे लोग थे जो हम हमसे इवन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं होती थी कहीं पर, हमारे आसपास जो है वो ट्रेनिंग नहीं हुआ करता था, है ना, कोई अचीवर नहीं था हमारे आसपास। हमारे जो अचीवर थे वो श्री विजय मिश्रा जी, जो हमारी कंपनी के पहले, आपको मालूम है कि अर्नर फर्स्ट जो 1 लाख रुपए की चेक थी वो उनकी आई थी, और उसी के आसपास मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो मुझे पता लगा कि एक व्यक्ति है जो लाख रुपए की आमदनी कर रहा है, तो फिर बाद में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, बाद में शिवाली से मुझे मिलने का मौका मिला। हमारे यहाँ पहले जब आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते थे, तो बहरौर एक जगह है राजस्थान में जहाँ आजकल दीपक सर लीग प्रोग्राम करते हैं, तो वहां पर जाते थे हम हिंदुस्तान भर के लोग। तो मुझे याद है कि मैं वहां गया, और ये सब कुछ पार्ट टाइम चल रहा था, मुझे मजा आ रहा था, मुझे 8-10 हजार रुपए की चेक आनी शुरू हो गई थी, 20-25 हजार मैं वहां से कमाता था, 30 हजार। तो मुझे सब कुछ बढ़िया लगता था। और ऐसे करते करते लगभग 9-10 महीने, 1 साल के आसपास बीत गए थे, मैं सिल्वर कर गया था, सारी चीजें थी। तभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे फुल टाइम इस बिजनेस में आने के लिए, मतलब ये कहिए कि पूरी मेरी जो आंख के ऊपर पट्टियां लगी थी वो भी पट्टियां खोल दिया उसने। हमारी कंपनी में जो हमारे रीजनल हेड होते थे जिनको मैं रिपोर्ट करता था, एक दिन एक मीटिंग के दौरान अचानक उनसे उनको खड़ा किया गया और उनसे पूछा गया कि भाई जस्टिफाई करिए, ये जो सैलरी आपको कंपनी दे रही है या जो इंसेंटिव आप हर महीने लेके जाते हैं, और इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। उन्होंने कहा सर मैं इतना सेल करता हूँ, मेरे पास ये टीम है, ये है। मतलब कुल मिला के कंपनी में जो बाकी सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि नहीं, ये सारा तो ये बंदा कर रहा है, वो बंदा कर रहा है, ये कर, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। अब वो निरुत्तर थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मुझे तब तक तो समझ में नहीं आया था, और ये पहली घटना थी जो मेरे आंखों के सामने हो रही थी। मैंने तब तक सुन रखा था अपनी इंडस्ट्री में कि ऐसे ही होता है। और उस दिन उनको 2 ऑप्शन दिए गए। उनको बोला गया कि या तो आप रिजाइन करें या आपको हम टर्मिनेट करेंगे, आप चूज कर लीजिए अगले 5 मिनट के अंदर आप क्या करना चाहते हैं। और उनसे उनका बैग वहां रखवाया गया, वो होटल चले गए। और तब तक तो सब कुछ ठीक था, शाम तक भी बढ़िया था, हम लोगों ने, बाकी लोगों ने सब मीटिंग अटेंड करी, सारी चीजें करी। जब शाम को मैं होटल के रूम में गया, तो एक देखिए, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो ऐसे ही कुछ होता है। मेरी कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तब तक नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहा था, लेकिन इतना मतलब पैशन नहीं आ पा रहा था, इतना मैं इसको फास्ट इसको लेके चलूं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जब मैं शाम को पहुंचा, मिस्टर गुप्ता जो हमारे रीजनल हेड थे, उनका और मेरा एकोमोडेशन सेम रूम में था, मैं हम और वो एक रूम के अंदर स्टे कर रहे थे। मैं जब शाम को पहुंचा, मेरे दरवाजा खोला, वो गुप्ता सर, मुझे आज भी एक एक चीज याद है, एक एक, मतलब इतनी साल पुरानी बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लग रहा है मुझे मेरे सामने घटित हो रहा है। गुप्ता सर यूं बैठे लेटे हुए थे, सामने टीवी चल रही थी, मैंने दरवाजा ओपन किया, और जैसे ही मेरी नजरें उनसे मिली, वो मुझे देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। जो व्यक्ति जिसकी एज 50 की हो, जो इतना एक्सपीरियंस हो, जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में, है ना, तो अब अगर उसकी आंखों में आंसू, मुझे लगा यार होगा ऐसी आदमी को कष्ट हुआ होगा, दुख हुआ होगा, इतने लोगों के सामने उनको इस तरीके से हैरेस किया गया। मैंने कहा सर आप क्यों रो रहे हैं, आती है, अच्छा हुआ कंपनी आप इस तरीके से हुआ, अब आप और बेहतर कंपनी जाइए, ये करिए वो करिए। मैं जो मेरी समझ थी, मैंने उनको सांत्वना देने के लिए मैंने बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला नहीं दिवाकर, मेरे आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 महीना घर चलाने का पैसा है। उनकी बेटी मुझे आज भी याद है, बीटेक कर रही थी, बेटा भी ऐसे ही कुछ कर रहा था। उन्होंने कहा, अब जब मैं उनके घर कभी जाता था तो मैं देखता था घर के उनके पोर्च में गाड़ी खड़ी है, मैं देखता था इतना बड़ा घर है, तब तक तो मुझे पता नहीं लगता था, मुझे लगता था इसी
नौकरी से ये सारी चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ 30 दिन मैं अपना घर आगे चला सकता हूँ, और तुम्हें पता है जो मेरी प्रोफाइल है और जो मेरी एज है, अब मुझे इस तरीके से कंपनी ईश्वर की कृपा ही तो मिल जाएगी, अदरवाइज मैं अगर 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी वेट करना पड़ा तो सोचो मेरे साथ क्या होगा। या तो मैं वेट करूं या मैं कंप्रोमाइज करके दूसरे लेवल की कंपनी के अंदर जाऊं। और मतलब उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उनके साथ रहूं उस कमरे में या कमरा छोड़ के मैं बाहर भाग जाऊं। जब वो ये सब चीजें कर रहे थे तो मेरे अंदर एक बात चल रही थी कि दिवाकर मिश्रा यही तुम्हारा भविष्य है। ये अच्छा है कि ऊपर वाला तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए तुम्हारा भविष्य तुमने आज तुम्हें दिखा दिया। और क्योंकि मैं तब तक वेस्टीज करता था, मैंने उस दिन के बाद वेस्टीज को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। फिर मैं हर दिन मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कितने घंटे काम करने हैं, मुझे कैसे काम करना है। मैं एक एक मिनट का फिर सदुपयोग करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी फार्मा की नौकरी के दौरान कभी भी अपने टारगेट को ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हिट नहीं किया, मैं वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं करता था। लेकिन मैंने ये चेक करना शुरू किया मेरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहाँ वेस्ट जाता है। मैं नौकरी में जब अपने काम पर होता था तब भी मैं दोपहर में जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं फोन लगाता था अपने नेटवर्क के अंदर, जो मैं पहले नहीं करता था। और इस तरीके से करते हुए मैं 2008 में फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। तब तक मैं इस बिजनेस में स्टार डायरेक्टर बन चुका था। जिस महीने मैंने अपनी जॉब क्विट करी, मैं तब तक यहाँ पर डायमंड क्वालिफाई कर गया। और मेरी मुझे आज भी याद है 89,000 रुपीज की चेक थी जिस महीने मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम अडॉप्ट किया था। और मैंने तभी उसी महीने फिर अपने लिए गाड़ी भी ली थी, ऑल्टो एलेक्साई। और चीज़ें फिर धीरे धीरे होनी शुरू हो गई। और वो पहली कार थी जो पूरी ईस्टर्न यूपी में किसी वेस्टिजन ने ली थी। नहीं, उसके पहले, सॉरी मैं गलत बोल गया। उसके पहले हमारी अपलाइन ने 2007 में जो गाड़ी ली थी वो भी एक बड़ा अच्छा वाकया है। श्री जे के गुप्ता सर ने और उस टाइम पे होते थे एस सी पांडे, जिन्होंने मुझे बिजनेस को ज्वाइन कराया था एक्चुअली, एस सी पांडे जी। तो इन दोनों लोग का कार सेरेमनी हुआ था, मुझे याद है मिस्टर बाली आए थे वहां पर, बड़ी चाबियां दी गई थी। तो मुझे लगा था यार ये कमाल का बिजनेस है कि यहाँ पर गाड़ी ये लोग ले रहे हैं पर सेलिब्रेशन के लिए इतने 500 लोग यहाँ पर इकट्ठा गाड़ी लेनी है। और मुझे याद है कि मैंने 6 नवंबर 2008 को अपनी पहली गाड़ी ली। अ, उसी बीच अगस्त साल मैंने अपनी जॉब भी क्विट करी। तो काफी कुछ 2008 हमारी जिंदगी में बहुत सारी नई खुशियां लेके आया। और फिर इनिशियली बहुत सारे चैलेंजेस थे। लोग क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी तब इतना मैच्योर नहीं था, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई थी उस टाइम पर जिन्होंने लोगों के साथ छलावा किया था। तो लोग हमारे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते थे। बहुत सारे लोग एक सवाल करते थे कि 600 700 के प्रोडक्ट के साथ गाड़ियां नहीं आएंगी, गाड़ियां नहीं आएंगी, ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते थे, है ना। प्रोडक्ट होता नहीं था, ट्रेनिंग कोई इस तरीके से थी नहीं, अचीवर्स थे नहीं, तो बहुत सारे मुश्किल थे उस टाइम। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि मैं ड्रीमर था, है ना, और मेरे अंदर पैशन था उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। मैं मेरे पास पूरा कमिटमेंट था अपने ड्रीम के प्रति, है ना, अपने फ्यूचर के प्रति मैं कमिटेड था। मैं ये जान चुका था तब तक मेरी सफलता मेरे को करके है, अगर मैं करूंगा तो ही मैं सफल हो पाऊंगा। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसके थ्रू मैं काम करता गया और 2008 से चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। फिर मैं भी अच्छा अर्न करने लग गया, मेरे पास भी गाड़ी हो गई, मैं भी विदेश यात्रा कर पाया, है ना। और फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दिया। और तब से लेके आज हम 2020 में बैठे हैं, 12 साल हो गए इस पूरी बात को। और इन 12 सालों में आज सैकड़ों लोग हैं कंपनी हमारे नेटवर्क के अंदर जो गाड़ियों से चलते हैं, सैकड़ों लोग हैं जो फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं। अगर मैं लग्जरी कार की बात करूं, 2014 से मैं खुद लग्जरी कार ड्राइव कर रहा हूं। मेरे नेटवर्क में मेरे अलावा श्री मौर्य साहब है जो लग्जरी कार ओन करते हैं। सो आज कितनी सारी लग्जरी कारें हैं टीम के अंदर, कारें हैं टीम के अंदर, सैकड़ों लोग जैसा कि मैंने बताया फॉरेन ट्रिप को अचीव कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो हर महीने लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी करते हैं नेटवर्क के अंदर। सो अभी तो सब चीजें बदल चुकी है जो पहले नहीं थी। पहले सिर्फ मेरा एक ड्रीम था और मैंने डिसाइड अकेला चला ही, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। वेस्टीज वो परिवार है, वेस्टीज वो कंपनी है जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने एक नन्हे बच्चे से आज इतना बड़ा होते हुए देखा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने वेस्टीज को 2014 में ज्वाइन किया, 2015 में, 2010 में, 2018 में, 2020 में, और इसके बाद भी ज्वाइन करेंगे।
आप जब आते हैं और कंपनी को देखते हैं तो आपको लगता है पहले दिन ऐसा नहीं था, पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। आज हमें मदद करने के लिए इतने सारे लोग स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, रचित सर, दीपक जी, आलोक सर, विजय जी, विकास कुपरेती जी। हमारे टाइम पर हम ही कंपनी के सब कुछ हुआ करते थे, हम ही कंपनी के एम्प्लॉय भी होते थे, हम ही डिस्ट्रीब्यूटर भी होते थे, हम ही गत्ते भी इधर से उधर करते थे, हम ही सारी चीजें करते थे। हमें आज भी याद है कि मैं 250 रुपए का स्पारुलिना हुआ करता था, मैं बस्ती में रहता था, और शाम को, क्योंकि मैंने बताया इनिशियली मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करता था, तो हमारे यहाँ जो सबसे नियरेस्ट डीसीसी हुआ करता था वो हमारी अप्लाई श्री जी के गुप्ता जी का होता था फैजाबाद में। और वहां भी कितने का प्रोडक्ट होता था, 25,000 50,000 रुपए के प्रोडक्ट होते थे। कितनी बार, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ऐसे हालात हुए, 10 बार ऐसी चीजें हुई हैं। मैं उनको फोन करता था दोपहर में 3 बजे, सर एक स्पारुलिना का डिब्बा चाहिए, एक आर्डर आया है। बोलते थे हाँ आ जाओ शाम को। मैं 5-6 बजे अपने वर्किंग जब मेरी खत्म होती थी, मैं किसी को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाता था। और जो रोड आज आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली 2006 7 8 में ऐसे रोड नहीं हुआ करते थे, रोड होते ही नहीं थे। आज रोड में गड्ढे कहीं कहीं मिल जाते हैं आपको, पहले तो गड्ढों में रोड हुआ करता था, हम लोग ऐसा बोलते थे। तो जब मैं वहां पहुंचता था और मैं उनसे कहता था सर ये लीजिए पैसे और मुझे ये 1 बोतल 2 बोतल जो भी मुझे कहते थे यार आधे तो खत्म हो गए। मैं कहता था सर आपने तो सुबह बोला था। बोले हाँ यार, तो मैंने कहा आप एक बार कॉल करके बता देते कि भाई मत आओ, क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं है। बोले अरे यार वो मैं व्यस्त था ना, तो मैं इस चक्कर में बता नहीं पाया। आप सोचो कि आपके घर के 500 मीटर के ऊपर आप डीएलसीपी होती है। और कई बार मुझे बड़ा मजा आता है जब लोग मुझे फोन करते हैं, सर मैं गया था डीएलसीपी पे प्रोडक्ट नहीं था। तो मुझे याद आता है दिवाकर मिश्रा, वो कौन सी बात थी कि 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर मोटरसाइकिल से एक 250 रुपए का प्रोडक्ट लेने के लिए तुम जाते थे और प्रोडक्ट नहीं मिलता था, फिर भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए वापस चाय पीते हुए चले आते थे। और ये मेरे ख्याल से ये ऊपर वाली की ब्लेसिंग थी, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं है। ये ऊपर वाला कुछ मुझसे अच्छा करवाना चाहता था, वो चाहता था शायद जिंदगी में मैं जो ख्वाहिशें लेके चल रहा हूँ उन ख्वाहिशों को मैं पूरा कर सकूं। तब शायद वो एक कहते हैं ना वो मतलब वो सारी परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी मन में वो उम्मीद रहती थी, मन में वो ख्वाहिशें रहती थी, मन में वो खुशी और उमंग रहती थी कि नहीं चलो आज डिब्बा खत्म हो गया, आप 2 दिन बाद आके लेके जाएंगे। हम सामने कई सारी चीजें हम करते थे उस टाइम पर। आज तो सोचो वेस्टीज कितनी बड़ी कंपनी हो गई। आज हम लोग कितने ब्लेस्ड है ना कि हम उस कंपनी का हिस्सा है कि जो दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी कंपनी है, टॉप 30th कंपनी। मैंने वेस्टीज को उस टाइम पर देखा है जब मैं हेड ऑफिस जाता था और छोटा सा हेड ऑफिस हुआ करता था, है ना। चुनिंदा हमारे एम्प्लाई होते थे, मीटिंग होती थी तो मिस्टर बाली वीआईपी क्या करते थे, आज किसी को बता दो लोग कहेंगे अच्छा बाली सर वीआईपी करते थे। हमारे टाइम पे बाली साहब वीआईपी क्या करते थे, है ना। तो मतलब मैं जब कभी बैड चीज को चुना क्यों था, मैं जिस फार्मा कंपनी में काम करता था वो कंपनी उस जमाने में 650 करोड़ की कंपनी थी, माइक्रोलैब। और आलोक सर जानते हैं क्योंकि वो फार्मा बैकग्राउंड से। तो और मैंने कौन सी कंपनी चुन ली थी। मैं बार बार एक ही चीज, ये बताने के पीछे रीजन क्या है, कंपनी छोटी है बड़ी है, मुद्दा ये नहीं है। आप अभी बहुत परिस्थितियां आपके अनुकूल या बहुत विपरीत है, मुद्दा ये भी नहीं है। मुद्दा ये है उस कंपनी के दिल में क्या चल रहा है, उसकी क्या ख्वाहिशें है, उसकी क्या तैयारियां है। और आप क्या चल रहा है, आपकी क्या ख्वाहिशें और आपकी क्या तैयारियां हैं। एक्चुअली आपके दिल के वो अंदर जो एक आवाज आती है अंतरात्मा की ना, अगर आप उसके साथ में हैं और वो सही है। आज सभी के हाथों में वो लग्जरी कार की स्टेयरिंग है, जो धैर्य के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बने रहे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को मोटिवेट रखा। आज उन सभी के हाथ में लग्जरी कार की स्टेयरिंग है। मुझे आज भी याद है, मैं जब फार्मा में था, मुझे तरक्की मिलनी शुरू हुई, तो मैंने कहा मैं हर साल गाड़ियां बदलूंगा, और मैं मोटरसाइकिल बदल रहा था। जब वेस्टीज आ गई तो मेरे मन में आया, मैंने कहा हर साल गाड़ी बदलते। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने 5 गाड़ियां ले ली, और अभी दूसरी गाड़ी का भी हमने पूरा टारगेट अभी सेट कर रखा है। तो आप सोचिए, एक टाइम था जब हम अपनी गाड़ियों के लिए सोचते थे, आज एक टाइम है मुझे अपनी गाड़ी का तो याद भी नहीं आता। मुझे तो अब ये रहता है इस महीने कितनी नेटवर्क के अंदर गाड़ियां आई, अगले महीने कितने नेटवर्क के अंदर नई गाड़ियां लानी है, अगले महीने क्या प्लानिंग है, अगले साल क्या प्लानिंग है। आज तो ये चलता है। मुझे याद है जब मैंने इस बिजनेस को चुना था, इस बिजनेस के अंदर मैंने काम करना शुरू किया था, मैं 2 कमरों के घर में रहा करता था, है ना।
और उस 2 कमरों के घर में बड़ा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि मैं 4 भाई हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो कई बार क्या होता था कि सुबह 7 बजे घर में, क्योंकि एक ही जो है वॉशरूम हुआ करता था, तो सब लाइन लगा के खड़े। कभी कुछ अगर एक्स्ट्रा करना है तो भाई से झगड़ा करना पड़ता था, यार लाइट क्यों जलाएगा? एक कहता था जलाएँगे, दूसरा कहता था बंद करेंगे, आप सोचो। तो ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन जब वेस्टीज मिला और इसमें मैंने हाउस फंड अर्न किया, तो 2010 मैंने अपनी पहला घर बनाया। और आज भी जो लोग यहाँ पर बस्ती या हमारे आस-पास जो हमारे नेटवर्क से लोग जुड़े हैं और जो सुन रहे होंगे, जिन लोगों ने उस घर को देखा होगा, आज जितनी भी अत्याधुनिक सुविधाएँ एक घर में होनी चाहिए, वो सारा उस घर के अंदर है ना? बचपन से एक सोच थी, यार पैसा कमाएँगे ना तो पिताजी को एक घर देंगे गिफ्ट। पता नहीं कहाँ से ये सोच आई थी। और 2010 में वो घर बना के आज मेरे पेरेंट्स, मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स उसमें बहुत अच्छे से रहते हैं। सारी सुख-सुविधाएँ उसमें। शायद ये इंडस्ट्री नहीं होती तो शायद वो सपना मैं पूरा नहीं कर पाता उस नौकरी से, है ना? इसके अलावा मेरा बचपन से एक शौक होता था, क्योंकि मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग लखनऊ रहते थे, तो मैं भी सोचता था बचपन में, यार मैं भी जब पढ़ लिख लूँगा ना, ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, तो मैं ना थोड़ा बड़े शहर में रहूँगा। ऐसी ये बातें मैंने कभी नहीं कही है, मैं आज पता नहीं क्यों वेबिनार के अंदर कह रहा हूँ। तो मुझे लगता था। फिर मैंने डिसाइड किया, प्लानिंग करी और फिर मैं फाइनली अभी 3 साल पहले मैं लखनऊ सेटल हो गया। 2011 में मैंने पहला घर लखनऊ में बाई किया था। किन्हीं कारणों से वो मिल नहीं पाया, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल लखनऊ हो या कोई भी शहर हो, हमारे जो बिल्डर हैं उनके कारनामे क्या-क्या होते हैं। लेकिन जब मैं फाइनली ये सोच लिया कि मुझे यहाँ रहना है, 2017 में मैंने अपना एक फ्लैट यहाँ पर बाई किया, जो अभी मुझे मिल के पूरी तरीके से मिल चुका है। अभी मैं वो फ्लैट में फाइनली सेटल ही होने वाला था इसी नवरात्रि में, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। मैंने पूरा इंटीरियर और सब कुछ करवा लिया, तभी मुझे एक घर दिखा और वो घर हूबहू वैसा था, जैसा मैं अपने सपनों में सोचा करता था कि काश मेरे पास ऐसे पैसे होते तो मैं ऐसा घर बनाता, है ना? उस घर के सामने जो लोग लखनऊ से मुझे सुन रहे हैं, वो उनको मैं बता दूँ कि उस घर में जब शाम को मैं खड़ा होता हूँ ना बालकनी में, जब भी मैं जाता हूँ, मैं 10 8-10 बार जा चुका हूँ उसको लेने के दौरान, तो मुझे फीलिंग ये नहीं आती कि मैं लखनऊ में हूँ। मुझे लगता है कि मैं मुंबई में हूँ और सामने समुंदर है ना? तो जो हमारा झील है यहाँ पर लखनऊ में, कठौता झील, वो जस्ट उसके सामने है, फ्रंट फेसिंग है उसकी। सो ऐसा कुछ ड्रीम हुआ करता था, जो मन में चलता था, पता नहीं कैसे, और इतने आसानी के साथ में ये सब कुछ होता चला गया। सो अभी मैंने एक एक घर बनाया, उसमें मैं जाने ही वाला था, उसका इंटीरियर चल रहा था, तभी वो दूसरा घर आ गया। और वो दूसरा घर जब वो बिल्डर ने बताया कि लगभग 2 पौने 2 करोड़ रुपए का है, और फिर मैंने सोचा इसमें तो और भी चीज़ें करानी है, तो मुझे 2 करोड़ का बजट, और मैंने अभी एक घर लिया, उसका पूरा इंटीरियर कराया, तो ये सब कैसे आएगा, है ना? मैं बैठ के सोच ही रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा अच्छा चलो इसको एडवांस देते हैं, करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इतना स्मूथली सब कुछ होता चला गया। मैं आज जब आपसे ये बात कर रहा हूँ, मुझे खुद में विश्वास नहीं होता कैसे ये सब चीज़ें होती चली गई। है ना? सो जितना जो जीवन में अब तक सोचते चला गया, वो सब मिलते चला गया। आज मेरे पास घर भी है, मेरा अपना फार्म हाउस है ना? आज मैं फैमिली के लिए सब कुछ कर पा रहा हूँ, जो मेरी ख्वाहिशें थी, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, अपने भाई के लिए हो, है ना? बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए हो, चाहे दोस्तों के लिए हो, अपने नेटवर्क के लिए हो, आज सब कुछ स्मूथली होता चला जा रहा है। मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता था कैसे हो रहा है। लेकिन जब अब मैं इसके बारे में किताबें पढ़ता हूँ, जब मैं इसके बारे में ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ, जब मैं अपने सीनियर्स को सुनता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं एक चीज़ कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी एक चीज़ होती है, पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन जैसी एक चीज़ होती है, और मुझे अब ये लगता है ये 2 वो नियम थे, जो मैं तब से अप्लाई कर रहा हूँ जब से मैंने होश सँभाला बचपन से। लेकिन मुझे थ्योरी नहीं पता था। आज जो कुछ भी जीवन में मेरे पास है, वो एक सकारात्मक सोच का परिणाम है। क्योंकि मैं बचपन से ड्रीमर था, बचपन से सोचता था कार के बारे में, घर के बारे में, है ना, छुट्टियों के बारे में, लोग मुझे इस तरीके से इज़्ज़त देंगे उसके बारे में, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगा उसके बारे में, है ना? हमारे रिश्ते बहुत बेहतर होना चाहिए हमारे आस-पास उसके बारे में, और शायद तब वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसने काम किया और सब कुछ जीवन में वैसे ही बनता चला गया। आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, वो भी शायद इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन की देन है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग जिनको ये अपॉर्च्युनिटी मिलती भी है ना, वो इसको समझ नहीं पाते, इसकी पावर को समझ नहीं पाते। या तो लोग ज्वाइन नहीं करते, या ज्वाइन करके भी इसको इग्नोर कर देते हैं, इसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इनिशियली मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर आज सब कुछ है, और वो सिर्फ मेरे सोचने की वजह से है। अगर आप भी सोचते हैं कि आपके जीवन में ये सब खुशियाँ होनी चाहिए, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। जो कोई भी आपको इस बिज़नेस के बारे में बताया है, उसके ऊपर विश्वास रखिए। अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखिए और एक्शन पर एक्शन लेते रहिए। कई बार लोग हमसे बात करते हैं, मेरे भी नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, है ना? मैं ये बात ऐसे ही ऐड करना चाहूँगा, लोग कहते हैं
मैं लोगों से कहता हूँ सर प्लान दिखाओ, लोग कहते हैं सर थोड़ा परफेक्ट हो जाए, है ना। मैं परफेक्शन के ऊपर एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, बहुत डिटेल में ना जाते हुए। मेरे भी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग जब आते हैं ना, वो मैं उनसे कहता हूँ सर आप इतने अच्छे ट्रेनर हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग आप करते हैं, क्यों नहीं आप एक ट्रेनिंग बनाते हैं, क्यों नहीं आप अपने नेटवर्क के लिए ये काम करते, वो काम करते, ऐसा करते। लोग कहते थोड़ा और परफेक्ट हो जाए। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ एक बात बताओ, आप मान लो एक परफेक्ट लीडर हो गए, तो फिर आपको एक परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, एक परफेक्ट जो है जो ऑडियंस भी चाहिए होगा, एक परफेक्ट आपकी डाउनलाइन भी होनी चाहिए, परफेक्ट आपकी अपलाइन भी होनी चाहिए, तो वो तो है नहीं। ना आपका अपलाइन परफेक्ट है, ना आपकी डाउनलाइन परफेक्ट है, ना आपके प्रॉस्पेक्ट परफेक्ट है। अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप परफेक्ट ढूंढेंगे, और फिर ये क्लैश हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी, ये मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो जीवन में कभी कोई भी परफेक्शन जैसी कुछ चीजें होती नहीं है। आज जो आप है, जिसको आप परफेक्ट कहते हैं, शायद थोड़े दिन बाद आपको अपने ही ऊपर हंसी आती है, अरे यार मैंने क्या सोचा था। क्योंकि तब अगर आप लर्निंग मोड में हैं, आप अगले 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद अपने आप को ही देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, जब पीछे 2 साल के बाद जाके देखेंगे। सो इस वजह से कभी भी जीवन में परफेक्शन मत ढूंढिए, कभी भी ये मत सोचिए कि आपके इर्द गिर्द परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी तब आप इनिशिएटिव लेंगे कुछ नया करने का। सर गलत है। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जितना नॉलेज आप रखते हैं उसके साथ में बस एक शुरुआत कर दीजिए। आपको वो पहला कदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, खुद ब खुद चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। मेरे जीवन में लोग सामने से आके मुझे मदद करें, हर एक, मैं अगर आपको एक एक चीज बताऊं ना, चाहे मैं अपनी शादी के बारे में बता सकता हूँ, एक एक घर के बारे में बता सकता हूँ, अपनी गाड़ी के बारे में बता सकता हूँ, इस बिजनेस के बारे में बता सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ मेरे अंदर था कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद सामने से एक कोई ना कोई चल के आया और उसने कहा कि सर ऐसे करो, भाई ऐसे करो, यहाँ पर ये कदम लो। और मैं आज उन लोगों को जब याद करता हूँ तो मुझे लगता है ये ईश्वर ने इन लोगों को भेजा था मेरे लिए। और जब मैं अब किताबें पढ़ता हूँ तो किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं कि अगर बिना डरे आपने एक कदम अपना बाहर निकाला ना, तो खुदा आपको 100 कदमों के साथ मदद करने के लिए खुद आ जाता है। तो इसलिए ये कुछ चीजें थी जो मुझे, हालांकि मुझे नहीं पता था कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या। मुझे तो लगा आप सीएनटी होगी और मैं वहां पर साथ में रहूंगा, मुझे एक छोटी टेस्टमनी देनी होगी। पर कोई नहीं सर, मुझे भी अच्छा लगा आप सभी से बातें करके, अपनी बात यहाँ पर बता के। सो मेरे ख्याल से रचित सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। बिल्कुल सुन रहे हैं सर, हमने आपकी पूरी बात सुनी। और आपकी बात सुन के मुझे अपने एमडी सर की एक बात याद आ बिल्कुल गई सर, कि बिल्कुल सोचने सर, की और हिम्मत ये दो। बातें हम लोगों ने उन्हीं से सीखी हैं, उन्हीं से समझी हैं। और कुछ सवाल है मेरे हम्म। जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा। आपने पूरी कहानी बहुत अच्छे से बताई। आप बहुत बड़ी टीम को संभालते हैं, आपकी टीम अगर देखा जाए तो पूरे यस। हिंदुस्तान में फैली हुई है। आज अगर ईस्टर्न यूपी में इतना बड़ा बिजनेस है वेस्टीज का, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिलकर करी थी और आज इसको हम्म। इतना बड़ा बिजनेस बना दिया। मेरा ये सवाल है सर आपसे कि आज के इस कठिन दौर में जिस जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशंस चल रही हैं, बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं हो रही हैं कि सर कैसे बिजनेस करें, कैसे लोगों की बात करें, कैसे लोगों से प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है। प्रोडक्ट ऑब्वियसली लॉकडाउन की सिचुएशन है तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, कुरियर वाले काम नहीं कर रहे हैं। आप कैसे अपनी टीम को समझाते हैं और कैसे आप हमारे इन जितने भी अटेंडीज हैं, जितने भी लोग ऑडियंस है, उनको आप कैसे क्या समझाना चाहेंगे, क्या मोटिव मतलब बात अपनी कहना चाहेंगे जिससे उनको भी लगे कि नहीं वो लोग भी इस बिजनेस को घर बैठ के भी करा जा सकता है और आगे जब लॉकडाउन खत्म होगा तो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल रचित सर, मैंने जानबूझ के लॉकडाउन और इन चीजों के ऊपर कोई बात नहीं करी, क्योंकि इस पर इतनी बातें पिछले 14 दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, कि मुझे लगा कि अब मैं फिर से वो बातें करूंगा तो एक मौका जो मुझे अपने बारे में, अपनी स्टोरी के थ्रू लोगों को एक जो कहते हैं ना, एक जो भरोसा देना था, मैं शायद वो नहीं दे पाऊंगा पूरा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जूम एप्लीकेशन मैं बहुत महीनों से, इनफैक्ट कुछ सालों से मैं सुनता आ रहा था, 1-2 सालों से। और मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो यूएस में हैं, ब्रिटेन में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं 12th में था, अगर बस्ती से यहाँ पर कोई होगा, मैंने 1997 में अपना 12th पास आउट किया था। और मेरे जिस स्कूल से मैंने किया था, खैर इंडस्ट्रियल मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल उसका नाम था, तो वहां पर एक बैच में 32-34 बच्चे होते थे। मैं 10+2 मैथमेटिक्स से हूँ। तो मेरे 30 जो बच्चे थे, मेरे साथ के जो लोग थे, वो इंजीनियर बन गए थे। 3-4 ऐसे बच्चे थे जो इंजीनियर नहीं बन पाए थे, जैसे मैं था। तो क्योंकि मेरे फैमिली का उस टाइम पर जो सिचुएशन थी, जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी ना, वो अच्छी नहीं थी। तो मैंने बोला नहीं, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे इंजीनियर को जो गाइड करते हैं ना, इनफैक्ट वो आईएएस बनना है।
तो उस टाइम लेकिन दिमाग में कई बार आता था यार, लगता है मेरी कुछ ना तकदीर खराब है, तभी तो मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, बाकी दोस्त इंजीनियर बन गए। तो आज वो दोस्त दुनिया के अलग-अलग देशों में काम करते हैं और हम लोग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जो हम आपस में कनेक्टेड रहते हैं। उसमें 1-2 दोस्त मेरे साथ यहाँ पर जुड़े भी होंगे, मैंने लिंक भेजा है। तो वो मुझे बताते हैं कि यार ज़ूम पे ऐसे कर लेते हैं, ये एक मीटिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो तब मैंने पहली बार नवंबर-दिसंबर में अपने नेटवर्क के अंदर जो हमारे टॉप लीडर हैं, जो हमारे क्राउन एंड अबव हैं, उनको मैंने फ़ोर्सली मतलब मोटिवेट करके, थोड़ा डंडा दिखा के, थोड़ा कुछ करके, है ना, अथॉरिटी का यूज़ करके, मैंने पहली बार ज़ूम एप्लीकेशन उनको डाउनलोड कराया था। हमने 2-3 मीटिंग उसके ऊपर करी थी और जैसे ही लॉकडाउन का घोषणा हुआ ना, तो और इस बीच मैं क्या कर रहा था, अपने नेटवर्क में बहुत सारे लीडर को बोल रहा था कि यार देखो, दुनिया बदल रही है, आपका नेटवर्क दुबई भी जा रहा है, नेपाल भी जा रहा है, आप थाईलैंड भी जाओगे, आप बाकी कंट्रीज में भी जाओगे जहाँ-जहाँ कंपनी ओपन कर रही है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि फिजिकल जा करके आप हर महीने लोगों से मिल पाओ, लोगों को मोटिवेट कर पाओ, लोगों को एजुकेट कर पाओ। तो हमें इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। अब आप सोचो, नवंबर-दिसंबर से मैं इस ज़ूम एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा था और मार्च में जो है लॉकडाउन हो गया। तो हमारे बहुत सारे जो टॉप लीडर थे, उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म नया नहीं था, उनको समझ में आ गया। उन्होंने कहा, "दिवाकर सर, आप बोल रहे थे और देखो ये हो गया।" मैं जो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, मैं अभी पीछे भी जितनी जिन-जिन लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने लोगों से बात करने के लिए, मैंने सबको एक बात बोली कि भाई ये जो 21 दिन है ना, जो लॉकडाउन के हैं, इसके बाद भी लॉकडाउन घटता है, बढ़ता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इसके बाद दुनिया बदल चुकी होगी, लोगों का सोचने का तरीका बदल चुका होगा। अब अगर वेस्टीज को भी एक बात समझ में आ गई कि हमें जो हमारे ट्रेनर हैं, उनको एक जगह पर बैठा के और पूरे हिंदुस्तान में लोगों को ट्रेंड किया जा सकता है, तो क्यों वो आपको बोलेंगे जाओ भाग-भाग के जाओ। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर आपको भी लाइफ के अंदर आगे की तरफ बढ़ते रहना है, तो सबसे पहले जो चेंज आ रहा है ना, उस चेंज को स्वीकारना पड़ेगा और उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब इमीडिएटली आप उसको समझिए और अडॉप्ट करिए। तो पहली चीज़ ये ज़रूर है कि इस टाइम पर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत सारे शहर जहाँ पर पूर्णतया लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, वहाँ पर डीएलसीपी आधे घंटे, 1 घंटे के लिए भी खुल नहीं पा रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो पा रही है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आ रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये वो टाइम है जब खुद के अंदर कुछ नई स्किल डेवलप करनी है, खुद का एक कुछ नॉलेज का लेवल अप करना है, अपने लोगों को ट्रेंड करना है। अपने मोबाइल के अंदर ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो आपने सेव किए होंगे कि इस व्यक्ति को मैं अप्रोच करूँगा वेस्टीज के लिए। अब ये वो टाइम है कि जब उन नंबर्स को आप दोबारा सामने लेके आइए, उन सभी को कॉल करिए, अपने बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताइए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। जो अभी हमें अपने ऊपर करने थे, समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए हम नहीं कर पा रहे थे। अब आपको पूर्णतया टाइम मिला है, आप अपने इस समय का सदुपयोग करिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपने वो जो जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट थे जिनको आप नहीं टाइम दे पा रहे थे, अब ये टाइम है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इतने टाइम से पोर्टल था, वेस्टीज ने दे रखा था, पर इनफैक्ट हमारे जो सीनियर्स लीडर थे, इवन मैं अगर अपनी भी बात करूं, मैंने बेस्ट डील के ऑर्डर ऑनलाइन जाके मंगाए थे, लेकिन मैंने कभी वेस्टीज के प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं ऑर्डर डाले थे। लेकिन इस बार क्या है, मेरे घर में डीएलसीपी है, मेरा रियल ब्रदर बस्ती का डीएलसीपी ओनर है, पर फिर भी मैं चाहता एक फोन कॉल करता, भाई मेरा ये पंचिंग कर दो। लेकिन मैंने सबसे पहले क्या किया है, जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ है, मैंने अपना ऑनलाइन शॉपिंग किया है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर लगाया है और मैंने वो स्क्रीनशॉट हमारे जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने सबको भेजे हैं। मैंने अपने सारे सीनियर्स लीडर को बोला है कि अगर आप फिजिकली जाके प्रोडक्ट बाई भी कर पा रहे हैं, आपके घर के अगल-बगल अगर है भी डीएलसीपी, तो ये टाइम पर बिल्कुल मत करिए। कंपनी ने कितना अच्छा ऑप्शन दे रखा है कि आप कुरियर के थ्रू माल ले सकते हैं या आप सेल्फ जाके पिक कर सकते हैं। तो आप सेल्फ लगाइए नियर बाई जो आपका है। लेकिन इस बार हम सभी को जो वेस्टीज का पीओएस है उसके ही थ्रू जो है ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, क्योंकि अब इसके बाद बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। तो एक जो हमें सेल्फ के ऊपर काम करना है इन दिनों, मैंने वो बताया। दूसरा मैंने बताया जो हमारे पास टूल्स हैं जिनको हम अभी तक यूज नहीं कर रहे थे, वेस्टीज पीओएस, अभी हमें उसे यूज करना है, लोगों को उसके बारे में सिखाना है। मैंने अपने लोगों को एक टारगेट दिया है, हमारे जितने भी लीडर हैं, सबसे पहले खुद जूम पर आओ, फिर हर कोई अपने नेटवर्क में 10-10 लोगों को मोटिवेट करेगा डेली बेसिस पर कि वो भी जूम पर आए। हमारे जो प्रॉस्पेक्ट है उनको भी हमें ऑनलाइन लेके आना है।
है ना, ताकि उनसे भी हम प्लान की बात कर सके, प्रोडक्ट की बात कर सके, सिस्टम की बात कर सके। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पिछले हम 14-15 दिनों से कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैं तो पहले से ज्यादा बिजी हो गया हूँ। सुबह से शाम तक मेरी 3-4-5 मीटिंग होती रहती है। मैं पहले से ज़्यादा बिज़ी हूँ। मेरा जो बेटी है वो कहती, पापा इससे अच्छा तो पहला था, आप मेरे साथ खेल लेते थे, ये करते। अब तो एक मीटिंग खत्म होती, दूसरी मीटिंग आ जाती है। पता लगा जब मैं खाली हुआ तो उसका ज़ूम क्लास शुरू हो गया, आज स्कूल वाले भी ज़ूम ज़ूम के ऊपर आ गए, तो उसको उसको फिर क्लास अटेंड करना है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप करिए, बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हालात सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए असामान्य आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर सामान्य हो जाएँगे। मैं कल भी लोगों से ये बोल रहा था, मेरे ब्रॉन्ज एंड अबव के साथ मैं जुड़ा था, मेरे 400-500 ब्रॉन्ज एंड अबव जुड़े थे। तो मैं उनसे यही बोल रहा था कि कंपनी से जो मेरी बात हुई है, मैनेजमेंट से, आलोक सर से, आप सभी से, मैंने उनको ये अश्योर किया, मैं फिर से अश्योर करना चाहूँगा क्योंकि इतने सारे सीनियर्स हमारी कंपनी के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए हैं, कि कंपनी के वेयरहाउस में प्रोडक्ट की कहीं कोई कमी नहीं है। जैसे ही थोड़ा भी छूट मिलता है, हर डीएलसीपी, हर डीसीसी, हर मिनी डीएलसीपी पर हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएँगे। आपको ज़रा-सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर लगा के रखते हैं, तो आप उस पर भी परेशान ना होइए, जैसे ही हालात सामान्य होंगे, आपके घर के ऊपर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। सो ये वो टाइम है जब अपने सेल्फ के ऊपर काम करना है। अभी बाहर नहीं निकल के काम करना है, लेकिन खुद के भीतर उतरने का टाइम आ गया। खुद के भीतर उतरिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा विजुअलाइज़ेशन करिए, थोड़ा किताबें पढ़िए, है ना? बहुत सारी स्ट्रेटजी आप प्लान कर सकते हैं। आपके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ जुड़ करके आप पूरे 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के आप पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं कि क्या करना है मुझे अगले 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, सारा सब कुछ। तो बहुत कुछ करने के लिए ये वो टाइम है। सही मतलब कह रहे हैं सर, आपकी आपने वेरी वेल सेड कि अपने आप को बेहतर करने का समय है, अपने आप को और हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दिवाकर जी, मेरा एक सवाल और है, आजकल आप भी जानते हैं मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ, कई कंपनियाँ भ्रमित भी कर रही हैं कि लॉकडाउन है तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, तो कोई ₹1000 दे रहा है, कोई ₹1500 दे रहा है, कोई ₹1200 दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने, कि चलो 1000, 1200, ₹1500 ले लो, और काम नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आगे काम कर लेना। आपको लगता है कि सर बिना काम किए लोगों को पैसे दे रही हैं ये जो कंपनियाँ, ये आगे चल के उनके लिए हितकारी साबित होंगी या आंधे साबित होने वाली हैं? सर और देखिए, इस पे आप क्या कहना मुझे चाहेंगे? मुझे अभी तक तो ऐसी कोई कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव मिला नहीं। हालाँकि 14 साल से मुझे किसी ने वेस्टीज के अलावा कोई मार्केटिंग प्लान दिखाया भी नहीं है। अब ये मेरा सौभाग्य या मेरा दुर्भाग्य मुझे नहीं पता। ठीक है ना? लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर इन नहीं, आजकल चीज़ों को एक्चुअली क्या करके, हो इन रहा है दिवाकर जी, ना को लोग करके, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बड़ा डाल रहे हैं। सर मैं उसी चीज़ को बोल रहा था। एक्चुअली अब आजकल लोग सोशल मीडिया, हाँ, हमारे हर एक वेस्टिजियन को एक चीज़ समझनी चाहिए कि हम दुनिया के तीसरे नंबर की कंपनी है। अगर इस प्रैक्टिस को करके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का, हमारे लोगों का भला होता 1000-1500 रुपए दे करके, तो ये जितनी भी कंपनियां कर रही है ना, चिंटू चूरन कंपनियां जो भी ये सब चीजें कर रही है ना, वो वेस्टीज तो 1 मिनट में कर सकती थी। लेकिन वेस्टीज ने पहले दिन से, मैंने अभी अपने एक्सपीरियंसेस जब मैं शेयर कर रहा था, मैंने पहले एक बात मैं बार बार बोला कि वेस्टीज जहां आज पहुंची है वो बाई चांस नहीं पहुंची है, वो बाई चॉइस पहुंची है। मुझे आज भी याद है 2007, 8, 9 में हमारी टीम के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर एक चीज बोला करते थे कि सर आपका बाली साहब से उठना बैठना है, बाली साहब आपको इतना मानते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। सर आप सर से बोलिए ना कि हर कंपनी हिंदुस्तान की जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है वो इंश्योरेंस प्लान लेके आई है। इवन एमवे जैसी कंपनी इंश्योरेंस प्लान के ऊपर उस टाइम चल रही थी। तो बाली साहब क्यों नहीं इंश्योरेंस प्लान लेके आते हैं? मैंने कहा यार चलो ठीक है, अगर आप सभी लोग कह रहे हैं तो मैं बाली साहब से बात करता हूँ। तो बाली साहब से हम बहुत सारे लोगों ने मिलकर बात करी। हमने कहा बाली सर, अगर आप देखें तो हर एक कंपनी क्या कर रही है, इंश्योरेंस प्लान लेके आ रही है, इमीडिएट लोग जो है बिजनेस दे रहे हैं। तो बाली साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो, जो इंश्योरेंस प्लान है ना, उसको गवर्न कौन करता है? आईआरडीए करती है ना? अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर XYZ कंपनी के साथ टाई अप करूंगा तो एक तो प्रोडक्ट ये उनका होगा, और जो पॉलिसी का रूल रेगुलेशन होगा वो आईआरडीए तय करेगी। तो हमें क्या है, बार बार छेड़खानी करनी पड़ेगी, और एक बार अगर हमारे लोगों को गलत काम की आदत लग गई ना, तो फिर हम सही काम उनसे करवा नहीं पाएंगे। और अब इतने सालों के बाद ये बात हम सभी को समझ में आती है कि अच्छा था, ऊपर वाले की कृपा थी कि हमने इंश्योरेंस प्लान अपने कंपनी के थ्रू नहीं बेचा। अदरवाइज हम सभी क्या कर रहे होते, कहाँ फंसे होते, ये सबको पता है बाकी कंपनियों के अनुभव के आधार पर। तो वेस्टीज जो करती है वो
वो स्टेप उठाती है जो आज भी सही है, 2 साल बाद भी सही है, 5 साल बाद भी सही है, 10 साल बाद भी सही है, जिससे सच में हमारे घर में वेल्थ आए, सच में हमारे घर में खुशियां आए, और जो डुप्लीकेबल हो। अगर मान लो ये 3 महीने चल गया, पहली चीज तो हजार रुपए में किसी का घर नहीं चलेगा, ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर हजार रुपए दे रहे हैं हम, तो हम लोगों का माइंडसेट वो किस लेवल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज तो आप समझ सकते हैं। जहां हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे बुरे हालात में भी आपको सही स्टेप कैसे लेना है, सही माइंडसेट कैसे बना के रखना है, वहां वो सिर्फ लालच दे रहे हैं। वहां वो सिर्फ टॉफी और चॉकलेट जैसे बच्चों का सोच कंपनी का भविष्य क्या होगा। और मैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा, हम ब्लेस्ड है कि हम वेस्टिजियन है, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जहां हमें मौका मिल सकता था, हम शायद वहां जा सकते थे, लेकिन ऊपर वाले की कुछ स्पेशल ब्लेसिंग थी हमारे ऊपर कि हमने वेस्टीज को चुना और वेस्टीज के अंदर आए। तो वेस्टीज वो कंपनी है जो सिर्फ 16 सालों में हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है ना। वाली साहब ने जो कुछ बोला है उससे पहले ही अचीव किया। 2025 में हम टॉप 5 में होंगे। हम तो कहते हैं 2023 24 25 में ही 2022 23 में ही हम हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसलिए सभी से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटी चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। आपने वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए नहीं चुना था, 1000 12 1500 रुपए की मदद आपको मिल जाएगी। 1000 12 1500 रुपए की मदद हम सभी लोग कंपनी से क्यों ले, अगर वास्तव में इतने की जरूरत होगी, हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए, उसको हम अचीव करते हैं। सो मैं तो यही कहना चाहूंगा रचित से। थैंक यू सो मच बाकी दिवाकर जी, बाकी थैंक यू सो मच। 14 साल में मैं ऐसे कम से कम 200 कंपनियों का नाम ऐसे उंगलियों पे गिना सकता हूँ जो आई थी, बहुत तेज शुरू हुई थी। किसी ने बोला था इसमें 1 लाइन से पैसा आता है, किसी ने बोला 2 लाइन से पैसा आता है, किसी ने कहा प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा, किसी ने कहा 1 टाइम लगा तो ये हो जाएगा। और आज वो कहाँ है मुझे नहीं पता। 14 साल से लोग यही कहते थे 100 रुपए के प्लान में पैसा नहीं आएगा, लेकिन आज यही प्लान लोगों को सच में दौलतमंद बना रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिवाकर जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से इस चीज को लोगों को समझाया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सब लोगों को आपने बहुत सारी नई बातें शेयर करी। आज मुझे भी आपके बारे में बहुत सी नई चीजें पता चली, जबकि हम लोग एक दूसरे को पिछले 7 8 साल से जानते हैं। 7 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक चीज जो बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं, और जी जी वो उस चीज का आपने नाम नहीं लिया, और वो सवाल आ रहा है जो चैट बॉक्स में, वो आ रहा है इनकम को लेके। जी आपकी इनकम को लेके सवाल आ रहा है। सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वी आर इन बिजनेस, तो यहाँ पर कोई एक फिक्स अमाउंट तो नहीं आता। पर मैं अगर बात करूं तो पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, हर साल पिछले साल से मैं डबल या डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अभी मेरी जो एवरेज इनकम चलती है वो 6 साढ़े 6 लाख रुपए से लेके 9.5 10 लाख रुपए तक आती है। सो ये मेरी अभी इनकम है एवरेज। अगर मैं बोलूं एवरेज तो लगभग 7 साढ़े 7 लाख रुपए एवरेज महीने की आमदनी है। तो थैंक यू सो मच सर। ये जो एक सवाल कॉमन बहुत सारे लोगों का आ रहा था, मैंने वो अभी आपसे पूछ लिया, और आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी मीटिंग्स करनी है, तो मैं बस आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा आपको कि थैंक यू आपने अपना सो मच समय सर, दिया आप हम लोगों सभी को। का शुक्रिया सर, और और मुझे ये मैं मौका देने के रिक्वेस्ट लिए। करूंगा हमारे जितने भी अटेंडीज हैं, जितने भी ऑडियंस है, सब लोग हैंड रेज कर दें दिवाकर जी के लिए थैंक यू के रूप में, कि थैंक यू सो मच। आप सब। थैंक यू सो मच सर। और ओवर टू दीपक की आगे अगली मीटिंग। और मैं आपसे एक चीज जाने से अनाउंस पहले कर मैं देता यही कहना चाहूंगा, सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हूँ। थैंक थैंक यू यू सो सर, मच थैंक सर। यू दिवाकर बाकी सर, थैंक यू। कल हम लोग सब फिर मिलेंगे, फिर से एक नए लीडर के साथ, उसकी सक्सेस स्टोरी के साथ, इसी समय पे। आगे की अपडेटेशंस के लिए, आपके जो अपडेट है, आगे की ट्रेनिंग अपडेट है, उसके लिए मैं दीपक को बुलाऊंगा। दीपक, कैन यू लिसन टू मी? यस सर, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही मोटिवेशनल था आज जो है दिवाकर सर की जो लाइफ हिस्ट्री हमने सुनी, जो अबाउट हिज जर्नी ही टोल्ड अस। इन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को हमें बताया कि इतने बेसिक लेवल से अपने लाइफ के इन्होंने बेहतर बनाया। वो कह सकते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति अपनी अपनी सोच को पॉजिटिव रखे तो वो हर चीज को अनुकूल बना सकता है। और इसी साथ इनके इसी मैसेज के साथ मैं जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे कि लास्ट मीटिंग मैंने आप लोग से वादा किया था कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक बेहतरीन ट्रेनिंग आपका और इंतजार कर रही है।
जिसकी मीटिंग आईडी मैं शेयर करूंगा और बताना चाहूंगा, ये आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है। मतलब आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके इंफॉर्मेशन, आपके क्वेश्चंस, आपके डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स आप चाहते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। मीटिंग आईडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। मीटिंग आईडी मैं बोल के भी बता देता हूँ, जो लोग नोट नहीं कर सकते। मीटिंग आईडी है 6449200096। रिपीट करूंगा, 6449200096। सो इसको कंडक्ट करने के सबसे पहले सर आलोक सर, थैंक यू सो मच। आपने जो है एज अ होस्ट यहाँ पे हम सबको सपोर्ट किया ताकि हम इस मीटिंग को सफल बना सकें। उसके साथ साथ थैंक यू रचित सर एंड विकास, थैंक यू सो मच, एंड वीरेंद्र, एंड ऑल्सो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे। एक बहुत ही अच्छी गैदरिंग थी आज। हमने देखा कि जो ऑलमोस्ट 1008 पीपल थे, पार्टिसिपेंट्स थे हमारे साथ, और ऐसे ही हम आगे और बेहतरीन चीजें आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। विकास एंड वीरेंद्र, इफ यू हैव एनी मैसेज यू कैन शेयर। नहीं दीपक जी, थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर किया और हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से सुना। मोटिवेशनल चीजें थी और एक हमारे सक्सेसफुल लीडर थे जो समय के पहले से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत सारी अच्छी बातें बताई। उनमें से 2-3 चीजें जो मैं कोट करना चाहूंगा, उनमें से जो लास्ट में कुछ लिसनर्स सुन रहे होंगे तो वो समझ सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है और विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच हमें और अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। और ऊंचाइयों पर जाने के लिए आपको उन ऊंचाइयों के बारे में सदैव आशान्वित रहना चाहिए। जैसा कि मिश्रा जी ने बताया, दिवाकर सर ने, कि हाँ, मैं हमेशा सोचता रहा, भले उनके पास नौकरी थी या बिजनेस में कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी सोच एक बड़ी थी और धीरे धीरे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, जो ईश्वर हमारी मदद करता है वो कह सकते हैं, वो चीजें काम आई और फिर एक समय के बाद उन्होंने वो सारी चीजें अचीव की। अगर वो अचीव कर सकते हैं तो समय के साथ ईश्वर हम सभी लोगों की मदद करेगा, बशर्ते हमारे सपने भी ऊंचे होने चाहिए। और इसीलिए हमारे एमडी सर भी कहते हैं कि सपने सोचने की हिम्मत तो करो, जैसा कि हमारे रचित सर ने भी कहा। तो ये सोचने की हिम्मत सभी को बनाए रखना है और डेफिनेटली सारी चीजें सबके जीवन में आएंगी। मैं यही कहूंगा, विश यू वेल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास सर। 5 बजे दूसरी मीटिंग है हमारी एग्रीकल्चर की। सो अभी अब हाँ, कुछ हमारे पार्टिसिपेंट टाइम पूछ रहे थे कि मीटिंग कब है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर मीटिंग है जो शिवम सिंगल जी लेंगे। 15 मिनट्स टू गो, 15 मिनट में स्टार्ट हो रही है। 5 बजे से इस मीटिंग का टाइम है। एंड बाकी मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा टाइम है, अपने बारे में आपको पूरा समय मिला है अपने बारे में सोचने का। दोबारा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करिए, सीखने का बहुत अच्छा मौका है, सबको रिकॉल करिए, जो कुछ नई बातें सीखने के लिए मिल रही है उन सबको आप दोबारा ग्रैब करिए। और जैसी सब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो उसके बाद दोबारा हम लोग जुट जाएंगे दोबारा अपने काम में और दोबारा अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, यानी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उसी के साथ थैंक यू वेरी मच। दीपक, शेयर द पासवर्ड। There is no password required. आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग आईडी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। तो ऑल द बेस्ट, आप सबका इंतजार रहेगा। हम फिर से मिलेंगे दोबारा से 15 मिनट में। थैंक यू दीपक, थैंक यू विकास, थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू आलोक सर। थैंक यू सर। Thank you. Thank you Alok sir, thank you sir. Thank you so much. It was wonderful listening you. Thank you. Thank you guys. God bless you. Thank you sir, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू।